Nand Bhardwaj ji, our festival advisor formally, and बहुत ही खुशी है। अनुभव त्यागी वैसे है कहाँ पे? अनुभव त्यागी ने मुझे एक दिन मैसेज भेजा कि माय ग्रैंडफादर्स बुक इज़ गोइंग टू बी रेडी एंड आई एम वेरी कीन टू रिलीज़ इट एट द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। अनुभव त्यागी हमारा कॉलीग हुआ करता था, and then of course the IAS exams have stolen him, so that's what he's preparing for UPSC. We keep trying to attract him back, तो मैंने सोचा कि चलो बुक लॉन्च होगा तो शायद मैं इस बात पे भी वो वापस आ जाए। महेश जी, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस बुक। जैसे many of you may know, Mahesh Ji has been a retired district education officer in Bikaner, and he is the author of the anthology सच कहता हूँ। When Mahesh ji's wife passed away, he started trying to remember everything about her, and एक पहले अभी सेशन हो रहा था तो उसमें यही बात हो रही थी that through pain and through loss you find a way to heal, you find a way to understand another person who may have spent a whole lifetime with you but you've never quite understood that person. तो यही जो इन्होंने जो एंथोलॉजी निकाले हैं इसी के ऊपर है, इसी पे रचना हुई है। एंड आई थिंक आई जॉइन नंद भरद्वाज जी टू कंग्रेचुलेट महेश जी ऑन राइटिंग दिस। महेश जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एट द सेम टाइम जस्ट टुडे अ लिटिल वाइल अगो हमें ये पता चला कि मनवेंद्र सिंह जो MLA हुआ करता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनका वाइफ का died in an accident just yesterday and he's also still in hospital. So I think loss is really something that we need to come to terms with, and I'm delighted to be here on this opportunity, and I'd like to ask them to join me in releasing the book. आइए। I will leave it to Nand Bhardwaj ji to discover the depth of this particular anthology. Thank you both for being here. Thank you, Anubhav. बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय दर्शकों का, श्रोताओं का हम अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व विराजमान हैं जिन्होंने उम्र के 9 दशक पार कर लिए हैं। 90 साल की आपके सामने है, और 9 दशक की यात्रा के बाद भी कितनी जिजीविषा बची रहती है, कितना काम करने का मादा बचा रहता है और इच्छा शक्ति बची रहती है, इसके प्रतीक हैं महेश चंद्र जी त्यागी। महेश चंद्र जी त्यागी, आप आश्चर्य करेंगे कि शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षण के क्षेत्र से आए थे, जो अंग्रेजी में जिसको PTI कहते हैं, उस जॉब में रहते हुए और राजस्थान के अलग अलग शहरों में शुरुआत की थी, सादुलपुर चूरू डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद और भी बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जगहों पर काम करने का मौका मिला। और इधरी आप बुलंदशहर से, उस तरफ से यूपी से हैं, और इनका परिवार पिछले ऑलमोस्ट 7 दशक से राजस्थान में है। अब उनके सब बच्चे भी यहाँ, अनुभव वगैरह सब यहीं विकसित हुए हैं। महेश चंद्र जी ने शिक्षण के क्षेत्र में तो जो काम किया वो तो अपनी जगह है ही, उसकी उपलब्धियाँ अपनी हैं, उसके लिए आप बहुत जगह सम्मानित भी हुए। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर साहित्य के क्षेत्र में आता है तो ये हम जो साहित्य से उस तरह से जुड़ी हुए लोग, हमारे लिए भी एक सीखने की बात है। और पोइट्री एक ऐसा माध्यम है, कविता एक ऐसा माध्यम है जो आदमी के भीतर के सच को सामने लाता है।
और वो भीतर का सच समाज का सच होता है, और उसी के बारे में आपकी कृति है मैं सच कहता हूँ। अभी मैं दोपहर में एक सेशन सुन रहा था, उसमें पार्थो जी ने कहा था कि हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर महत्वपूर्ण है तो वो है सच। धर्म, सनातन धर्म या कोई भी व्यवस्था अगर लंबे समय तक सरवाइव करेगी तो सच के बेस पर करेगी। सच से जो भी विलग होगा उसे देर सवेर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सच की जो कीमत समझता है, हमें अपने शिक्षण के दौरान सबसे ज़्यादा जिस वैल्यू को, जिस जीवन मूल्य को समझाया जाता है वो सच होता है, ईमानदारी होती है। और सबके साथ 3-4 बड़े वैल्यूज़ हैं लोकतंत्र में, समानता, आज़ादी, लोकतंत्र और सच। इस पर टिके रहे, ये शाश्वत है। समय के साथ बदलते हैं, व्याख्याएं बदलती हैं, लेकिन सच सच रहता है। और जो सच का पालन नहीं करता वो भी सच को जानता है, उसे भी मालूम है कि सच क्या है। ऐसे सच के बयान करने वाले महेश चंद्र जी त्यागी मेरे साथ हैं। मैं महेश जी सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शारीरिक शिक्षक होते हुए कविता के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई, क्योंकि इसमें मैं कहीं आपने अपनी भूमिका में ये भी लिखा है कि मैंने अपने युवा काल में इस तरह के बहुत सारे गीत लिखे। आपने कभी उनके प्रकाशित करने के बारे में दिलचस्पी नहीं ली, अब बच्चों के दबाव में उनके सलाह पर ये कृति आपके सामने आई है, लेकिन लिखते आप बहुत बरसों से रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। हेलो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि इतनी देर से क्यों आए साहित्य क्षेत्र में, ऐसा था सन 57 में मैं ट्रेनिंग करने बीकानेर में आया था, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो मैं बीकानेर में आया तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे, तो उन्होंने कहा कि आपके सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छे हैं, आप इंग्लिश से ग्रेजुएट हो, हम आपको बीएड में एडमिशन देंगे, बिल्कुल डायरेक्ट देंगे बिना किसी परीक्षा के। तो मैंने कहा नो सर, मैं तो जो हूँ पीटीआई बनना पसंद करूँगा, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में मुझे एडमिशन लेना, आप कृपा करके उसमें दीजिए। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा जी मैं खेलूँगा, बच्चों को खिलाऊँगा, अपनी तंदुरुस्ती बनाऊँगा, उनकी बनाऊँगा, इससे अच्छा कुछ लगता नहीं है। तो उन्होंने कहा तू तो बहुत ही कर्मफूटा आदमी है, तू जा। गुस्से में हो गए वो। मैंने कहा साहब गुस्से की कोई बात नहीं है, ठीक है, मेरा अपना इस तरफ जो है रुझान है, मैं चाहता हूँ कि मैं शारीरिक शिक्षक बनूँ। तो साहब ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा था 11 सितंबर को, 11 सितंबर 57 में तो स्टेडियम पर आ जाओ, वहाँ तुम्हारा टेस्ट होगा। अब देखिए वहाँ तो बिना टेस्ट के, बिना परीक्षा लिए मुझे बीएड में एडमिशन दे रहे हैं, और वहाँ ऐसा हार्ड टेस्ट, 5 मील की रेस करा दी बीकानेर के स्टेडियम में। 55 आदमी हम उसमें, दोपहर के 2:30 बज रहे। अब बताओ ये कोई परीक्षा हुई? 2:30 बजे कह दिया दौड़ो, लगाओ दौड़। 2 सीट बकाया थी, 5 आदमी। तो ठीक है साहब, दौड़ने लगे। घुड़दौड़ हो गई, आदमियों की दौड़ नहीं थी, घुड़दौड़ हो गई। दौड़ते दौड़ते पहले राउंड में ही आधे तो चले गए, आउट हो गए। दूसरे राउंड में और चले गए। लास्ट राउंड में हम 2 बचे, 2 ही सीट बरकरार थी, बाकी थी। तो उन 2 सीटों में एक सीट मुझे मिलनी थी, लेकिन हम दोनों जो है उसमें सेलेक्ट हो गए। वो लड़का दूसरा दिल्ली से था, तो दिल्ली चला गया, मैं राजस्थान में नहीं रहूँगा, यहाँ तो आदमी कैसे रहते हैं, यहाँ तो मरने के काम में इतनी गर्मी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई हम तो देखो खेत किसान आदमी रहे, हमने खूब खेतों में फावड़ा चलाया, हल चलाया, हम पर तो कोई असर है नहीं, चाहे यूपी में रहो और चाहे यहाँ राजस्थान में रहो, हम तो ट्रेनिंग ही करेंगे। गर्ज ये है ट्रेनिंग हुई।
ट्रेनिंग में हमारा, अब जैसा कि आपने बताया कि पहला मेरा पोस्टिंग हुआ सादुलपुर ज़िला चूरू में, 6 महीने बाद में मेरा प्रमोशन हो गया। उस समय 150-300 के स्केल में, अच्छा स्केल था। लोगों ने मुझसे बहुत कहा कि तू अभी भी बीएड कर ले, और बीएड कर लेगा तो रिटायरमेंट की एज पर जब तू रिटायर होगा एडिशनल डायरेक्टर से रिटायर होगा। मैंने कहा जी मुझे एडिशनल डायरेक्टर नहीं बनना है जी, मुझे तो अपनी और अपने बच्चों की तंदुरुस्ती बनानी है। तो बोले जा तेरी जैसी इच्छा। और आज वही है जो बीएड करने वाले थे मेरे साथ, सबके सब भगवान को प्यारे हो गए। और मैं आज आप लोगों के साथ में असली उम्र तो मेरी जो है 90 को मैं पार कर चुका हूँ, लेकिन 89 में रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे। ऐसे ही लिखा देते पहले ज़माने में, कोई अस्पताल में तो जन्म होता नहीं था। जैसे चाह माँ बाप ने लिखा है, पंडित जी के पास गए, स्कूल में गए, वो लिखारी तारीख कोई चलती है। तो ये एक कहानी है। और उसमें फिर अपना चलते रहे, ट्रेनिंग स्कूल में भी आए, कॉलेज में भी आए, सब जगह आए, घूमे फिरे, सब हुआ, प्रमोशन होते चले गए। आखिरकार इस सब के बावजूद तो हमने कहा मन के अब क्या करें क्या नहीं करें कैसे। कि आपने पूछा, क्या पूछा? मैं पूछ रहा था कि शुरुआत कैसे की पोइट्री की, कविता के साथ में जुड़ाव तो कैसे हुआ? आपने पूछा कि आप आदमी तो फिजिकल के थे, और फिजिकल वालों को तो लोग यूँ कहते हैं जी इनमें दिमाग तो होता नहीं है। और जब दिमाग नहीं तो ये तो काम दिमाग वालों का कविता लिखना, हर किसी के बस की तो बात है नहीं। तो मेरा एक तो कहना ये है, देखिए आप सब कवि हैं, आप सब कवि हैं। आप ये मत समझना कि मैं ही कवि हूँ, नहीं, आप सब कवि हैं। आपने जो भूमिका में बात कही है वो बहुत सही है। एक्चुअली जैसे आप सामने बैठे हैं, आप तक पोइट्री पहुंचती इसलिए है कि आप में सब में एक काव्य तत्व है, एक काव्य संस्कार है। वो संस्कार एक साधारण किसान में भी होता है, किसी भी व्यक्ति में होता है। और कविता जो है कोशिश करती है कि उस मन के भाव को, किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, किसी भी घटना के बीच से आप गुजरते हैं तो उसका आपके असर क्या पड़ता है, उसे आप किस तरह से लेते हैं, और लेने से भी ज़्यादा उसे कैसे ठीक से व्यक्त करते हैं। तकलीफ़ व्यक्त करनी हो, सबसे अच्छे शब्दों में कैसे व्यक्त की जाए, खुशी व्यक्त करनी हो, सबसे अच्छे शब्द कौन से हो सकते हैं, जो ये जानता है वो पोइट्री में आता है। मैं चाहूँगा कि महेश जी ये कविता जो उनकी केंद्रीय कविता है जिस पर ये टाइटल है सच कहता हूँ, इसके 2 एक अंश आपको पढ़ के सुनाएंगे। लीजिए, ये पढ़िए। कुछ रख देता हूँ, याद है वो आपको? जी, याद तो यूँ है, मैंने लिखी है साहब। जी सर। नहीं, बहुत कम लोगों को याद होती है सर, ये अच्छी बात है जी। देखिए, कवि की पत्नी का देहांत हो जाता है, और कवि, और सॉरी हेलो, कवि की पत्नी का देहांत हो जाता है, और कवि की उम्र जो है बहुत अधिक है, वृद्धावस्था में पहुंच गए। अब वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद में आप जानते हो क्या हालत होती है, उसकी कैसी देखरेख होती है, उसकी किस सेवा शुश्रूषा होती है, क्या कुछ होता है, आप सब जानते हैं। तो उसके मन में जो उद्गार आया कवि के में कि मैं इतना रोया हूँ, इतना तड़पा हूँ कि अगर गलती थोड़ी सी रह गई, कमी रह गई, मेरे प्रयासों में कमी रह गई कि मैं 2 बूंद अगर सागर में और गिरा देता तो सागर भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर जाता। अब आप कहेंगे सागर का ये क्या कह रहे हैं, क्या बकवास करने लग गए। देखिए ऐसा है, आप जानते हैं सागर में विशेष गुण होते हैं, अनेक गुण हैं सागर के अंदर, समुद्र के अंदर। एक गुण उसका सबसे बड़ा ये भी है कि सागर कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है, अपनी सीमाओं को नहीं लांघता है सागर जी। अगर सागर ने जिस दिन सीमा लांघ दी तो उस दिन पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, जल प्लावन हो जाएगा। तो मैंने ये लिखा, मैंने क्या लिखा, उस कवि ने लिखा। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको।
कि दो बूंद अगर नैनों से मैं सागर में और गिरा देता, तो सच कहता हूँ सागर भी सीमा को तोड़ चला जाता। दो बूंद अगर सागर में मैं नैनों से और गिरा देता, तो सच कहता हूँ सागर भी सीमा को तोड़ चला जाता। अब उसे अपनी पत्नी की याद आई है कैसे? सूनी सूनी इन आँखों से रंगीन सितारे कहाँ गए, जो राह मेरी रोशन करते दो नयन सितारे कहाँ गए। कहाँ गए वे पलक पाउड़े जो पथ में बिछा करते मेरे, कहाँ गए वे भुजाहार जो गला मेरा रहते घेरे। जितना दिन रात मैं तड़पा हूँ, जितना दिन रात मैं तड़पा हूँ, वह भी कुछ और तड़प लेते। तो सच कहता हूँ पृथ्वी पर आकाश भी दौड़ चला हुआ था। वाह, दो बूंद अगर नैनों से मैं सागर में और गिरा देता, तो सच कहता हूँ सागर भी सीमा को तोड़ चला जाता। अगला छंद देखिए जी। अब कवि के पीछे परेशानी है, हर समय परेशान है। लिखता है कि पीड़ा मेरी जीवन साथी छाया की भांति संग रहे, शूलों से मेरा याराना चुभते हैं लेकिन अंग सहे। लोगों को मैंने देखा है पीकर गम दूर किया करते, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे भी लोग हैं जो गम से घबरा कर जोग लिया करते। मैंने यदि जोग लिया होता अथवा मधुपान मैं कर लेता, मधुपान शराब पी लेता। मैंने यदि जोग लिया होता अथवा मधुपान मैं कर लेता, तो सच कहता हूँ हर कोई मुझसे मुख मोड़ चला जाता। ये है महेश जी का मुझसे मुख बहुत- मोड़ बहुत- चला जाता। अगला छंद और सुनाऊंगा। अभी रोक दीजिए, समय कम है। कम है? हाँ जी, बताते हैं आपको। एक तो मैं आपको बता दूं कि इस कविता में 3 तरह के भाव मुख्य रूप से हैं। एक तो हमारा समय जिस तरह का गुजर रहा है उस पर बहुत सारे गीत हैं, यानी जो हमारा यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उस पर एक बुज़ुर्ग आदमी को किस तरह की कटु प्रतिक्रिया होती है, उस तरह की कविताएं हैं। लेकिन प्रेम से रिलेटेड, प्रेम से संबंधित भी बहुत सारी कविताएं हैं, क्योंकि आप कई बरसों से लिख रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि पत्नी के वियोग में भी जैसे बहुत सारी कविताएं लिखने की इच्छा पैदा हुई। लेकिन कवि जब लिखता है तो अपने व्यक्तिगत उस दुख से बाहर निकलता है और उसे सब जगह देखने की कोशिश करता है कि वो चाहे दुख हो, सुख हो, कोई भी भाव हो, उसे केवल अपने तक सीमित नहीं मानता। जितना वो उसका विस्तार देता है उतना ही कविता का दायरा बड़ा होता है। एक छोटी सी कविता क्योंकि उसी भाव की है, तो वो मैं महेश जी से कहूँगा कि वो आपको सुनाएंगे। वो जो तुम क्या जानो प्रीत निभाना, वो जो है ये आप ले लीजिए, इसमें से देखिए। इसके एक दो अंश आप सुना दीजिए, क्योंकि समय कम है इसलिए हम उतनी बात। ये कविता लिखी थी मैंने कि तुम क्या जानो प्रीत निभाना। हर किसी के बस की नहीं है प्रीत का निभाना। बिरला ही निभा पाते हैं, बाकी बीच में धोखा देकर भाग जाते हैं। कोई नहीं टिकता सामने। तो इसमें लिखा है, देखिए भाव देखिए
कि तुम क्या जानो प्रीत निभाना, तुमने तो दिल तोड़ दिया। समझ खिलौना दिल से खेले, जब चाहा मरोड़ दिया। तुम क्या जानो प्रीत निभाना, तुमने तो दिल तोड़ दिया। समझ खिलौना दिल से खेले, जब जी चाहा फोड़ दिया। सुनिए कि मिटा समा पर परवाना, तो परवाने पर मिटी समा भी। पहले स्वयं जली बेचारी, परवाना जब जला जहाँ भी। गले लगा कर हम दम अपना, लोगों को झकझोर दिया। तुम क्या जानो प्रीत निभाना, तुमने तो दिल तोड़ दिया। समझ खिलौना दिल से खेले, जब जी चाहा फोड़ दिया। बिना चांद की सूरत देखे, कब चैन चकोरी पाती है। पी पी रट कर कोई चात की, प्यासी ही मर जाती है। जिस संग प्रीत लगाई उसने, उस पर ही दम छोड़ दिया। तुम क्या जानो प्रीत निभाना, तुमने तो दिल तोड़ दिया। अंतिम है कि कठिन सफ़र है डगर कटीली, जीवन में चहूँ और अंधेरा। हृदय मरघट भूमि बना है, कौन करेगा यहाँ बसेरा। रह क्या पास गया है मेरे, तुमने तो मुख मोड़ लिया। तुम क्या जानो प्रीत निभाना, तुमने तो दिल तोड़ दिया। समझ खिलौना दिल से खेले, जब जी चाहा मुँह फोड़ दिया। तुम क्या जानो प्रीत निभाना। बहुत सुंदर। महेश जी ने एक ऐसा गीत लिखा है जिसमें बिल्कुल उलटबासी की तरह उसका प्रयोग किया है। वो कहते हैं, ढूंढ रहा हूँ उस दीपक को जो जलने पर करे अंधेरा। यानी उजाले वाले बहुत देख लिए और वो अनुभव उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब एक ऐसे दीपक को ढूंढना चाहते हैं जो अंधेरा दे। ये कवि के अंदर की पीड़ा है जो इस तरह से भी व्यक्त होती है। थोड़ा महेश जी बताएं, ये ऐसा ख्याल कैसे आया आपको? ऐसा है, इससे तो मैं ऊपर ज़्यादा खड़ा रह जाता, मैं नीचे कर देता हूँ इसको। कोई बात नहीं, ऊपर रखिए। हेलो, ऐसा है सर कि आज के परिवेश से दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या आप सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। कहीं अत्याचार है, कहीं कत्लेआम है, कहीं व्यभिचार है, और ये पता नहीं क्या क्या लूट खसोट, यहाँ तक कि मंत्री भी जो है भागे भागे फिर रहे हैं, जान बचाते हुए फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके की उद्दंडता, इस तरीके की जो संसार में आज ये बात चल रही है, उसको देख करके मेरे मन में जो भाव आए, तो मन का क्यों नहीं ऐसे दीपक की तलाश की जाए जो जले और जल करके संसार को आग लगा दे। समझिए, इसका ये अर्थ है, और इसका अर्थ कुछ नहीं है। मैं उस दीपक की तलाश में हूँ कि जले और जलने के बाद संसार को आग लगा दे। आग लगाने के बाद में फिर क्या होगा, सब अंधकार ही अंधकार रह जाएगा। तो अर्थात आग ऐसी हो जो कंस्ट्रक्टिव, कई बार क्या होता है, अच्छा काम करने के लिए उस बुरे काम को सामने से दृश्य में से हटाना पड़ता है, तब आप कुछ नया निर्माण कर सकते हैं। कवि के कहने का उसका संकेत यही है कि अगर ये सारी अनियमितताएँ हैं, ये सारी विषमताएँ हैं, इनको समाप्त किया जाना चाहिए, तभी हम कोई नया सोच सकते हैं, नव निर्माण कर सकते हैं। यही कविता का उद्देश्य है, यही एक लेखक रचनाकार का उद्देश्य होता है। और इस दृष्टि से महेश चंद्र जी त्यागी ने जो ये काव्य कृति आपके सामने रखी है, एक बड़े उद्देश्य को लेकर के रखी है।